सबसे पहले तो इस चैनल से जुड़ रहे आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके तो कृपया इसको शेयर कर देना, क्योंकि ये नया अभी चैनल है। और फिलहाल जिस पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं। आज से मैं मैथ के चैप्टर्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, और जो भी कंटेंट मैं प्रॉमिस करता हूँ पढ़ाऊँगा वो काफ़ी इंगेजिंग होगा। और इस लेक्चर्स के थ्रू जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है कि आप किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें आप यहीं सीख जाओगे और चैप्टर इतना एंगेजिंग होगा। तो क्लास 10 से हम शुरू करेंगे। 26 और 27 सेशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल होगी, इंगेजिंग होगी, आपको कभी भी ऐसा बोरिंग का एहसास नहीं होगा। हाँ, अगर आप, क्योंकि ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो जो दूसरे तीसरे चैप्टर्स होंगे आप इस चैनल को कृपया विजिट कर जाना। वहां पर प्लेलिस्ट में सारे चैनल्स आपको बिल्कुल तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बात करते हैं, जो हमारे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, वो कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। पहला जो है वो मिलेगा रियल नंबर, दूसरा जो मिलेगा वो होगा पोलिनोमियल्स, उसके बाद जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर्स होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पांचवा जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, छठा जो होगा वो ट्रायंगल्स है, सातवां जो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आठवां जो होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, नौवां जो चैप्टर होगा वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, 10वां जो चैप्टर होगा वो सर्कल्स है, 11वां जो चैप्टर होगा कंस्ट्रक्शन। हालांकि ये चैप्टर डिलीटेड है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शंस वाला तो बोर्ड पे हम नहीं समझा सकते कि 11th चैप्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन को हटा दे तो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसके बाद आ जाता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, फिर आ जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे जो 14 चैप्टर्स है, इस सारे 14 चैप्टर्स को हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम पहला चैप्टर से करते हैं आज से, ताकि, और इंगेजिंग कितना होगा आप खुद इस पूरा लेक्चर को आप देखना, आपको विश्वास हो जाएगा। तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज ये बात करते हैं कि आज से हम मैथ की एक ऐसी दुनिया में हम ऑब्वियसली कदम रखने जा रहे हैं जिसका नींव हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में रख दिया है। क्योंकि क्लास 9th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अब बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन होता है कि ये नंबर सिस्टम क्या है। देखो, इस वर्ड में ही पूरा चीज छिपा हुआ है, ठीक है। नंबर मतलब संख्या, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो ये नंबर प्रणाली होता क्या है? तो देखो, ये नंबर प्रणाली आप बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये है क्या। देखो, नंबर सिस्टम जो होता है, यानी संख्या प्रणाली जो होता है, एक तरीका या एक ढांचा कह सकते हैं। जैसे आप एक छाता ले लो, अब छाता के अंदर एक लिमिटेड आदमी रह सकता है, उसका पर्टिकुलर एरिया, बारिश हो रहा है तो एक लिमिटेड आदमी ही उस पर ढक सकता है, अपने आप को बचा सकता है। उसी जैसे एक नंबर सिस्टम, एक नंबर संख्याओं का क्या है, एक तरीका, एक ढांचा है जिसमें सभी तरह के संख्याएं जिसमें हम समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना हम सीखते हैं, वो नंबर सिस्टम में आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें नंबर्स आते हैं, कवर होते हैं, वो रियल नंबर में आते हैं। और दूसरा एक आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे √-1 जैसे चीजें हैं, हमको नहीं लगता इसे ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर पढ़ा था, जिसको काउंट किया जाता है। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते थे? जिसको हम काउंट कर सके, जैसे 1 2 3 4 5 आगे फर्दर। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने? होल नंबर पढ़ा था, जिसमें 0 शामिल हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर ऐड हो जाता है। इंटीजर्स पढ़ा था हम लोगों ने। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर इसमें ऐड हो जाते हैं, बाकी होल नंबर इसके आगे फर्दर आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। रेशनल नंबर भी पढ़ा था। रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वही नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q = नॉट 0, ये चीज हम लोग पढ़ा था।
इसको नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं ये भी बताया था। इरेशनल नंबर भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब इरेशनल नंबर भी थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि आगे इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और या तो क्यू जीरो भी हो तो इरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं इसको भी हम लोगों ने सीखा था। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा था ये सब को अगर इकट्ठा कर दे, ये सबको इकट्ठा कर दे तो भाई साहब इसी को तो रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या। बहुत लोगों को लगता है कि सारे नंबर इसी में आ जाते हैं, लगभग सारे नंबर इसी में आ जाते हैं। बचा कुचा जो है इमेजिनरी नंबर, जैसे माइनस के साथ कोई भी नंबर आ जाए रूट के अंदर वो इमेजिनरी नंबर होता है। इसको आयोटा से हम डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। कॉम्प्लेक्स जो है सारा लगभग नंबर सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेता है। तो ये नंबर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेबल है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये सब तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। खास करके ये अगर इरेशनल की बात करें जो नंबर लाइन पे देखा जाता है, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन हो गए सर एक बार थोड़ा सा ये वाला बता दो, इरेशनल को जो है हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इरेशनल का जो होता है वो इरेशनल को हम कैसे दिखाते हैं। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 अगर इरेशनल है तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते थे, ये सब क्लास 9 का जो है वो पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा नंबर लाइन है हमारा, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 2 3 4। हम क्या करते थे इरेशनल दिखाने के लिए, मान लो √3 √2 √3 √5, 4 नहीं क्योंकि 4 तो 2 का होल स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा। तो ये सारे इरेशनल को कैसे हम लोग दिखाते थे, हम क्या करते थे, ये वाला जो 1 लेंथ यूनिट लेंथ है, सेम यूनिट लेंथ हम यहाँ वहाँ ले लेते थे। जैसे ही ये लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था, और ये हाइपोटेनस जो है के कारण, राइट एंगल ट्रायंगल के कारण हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते थे। और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते थे, ये लेंथ और ब्रेथ यानी लेंथ स्क्वायर, मान लो कि लेंथ और हाइट, ये हाइपोटेनस है ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर मान लो, इससे हम ये इसको निकालते थे। कैसे निकालते थे, एच की जगह क्या लिखते थे, लेंथ की जगह 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 1 2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, यानी कि ये √2 के बराबर होता था। अब क्या करते थे, यहाँ से एक हम कंपास लेते थे या ये प्रोटेक्टर लेते थे, क्या करते थे उसको इस तरह से, इस डंडे को यहाँ गिराओगे तो कुछ यहाँ √2 होगा। अच्छा, एक तरफ √2 है, फिर 1 हम इस तरह ड्रॉ करते थे, यह पूरा √2 हो गया, यहाँ तक 2 नहीं है √2 है, तो फिर यहाँ से √2 और ये 1, तो √2 और 1 करोगे तो √3 आएगा h, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है √3 आता था। फिर ऐसे करोगे तो ये यहाँ पे गिरेगा ये पूरा हाइपोटेनस, फिर यहाँ से हाइपोटेनस से एक यूनिट लोगे तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम करके जो है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते थे। रेशनल नंबर बहुत ही आसान है, कोई भी रेशनल नंबर हो। अब थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं, इस चार्ट से हम ये समझते हैं कि रियल नंबर जो है कितना बड़ा नंबर है, यानी कि अभी तक जितने भी नंबर पढ़ रहे हो सब लगभग रियल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे जो ब्रॉड कैटेगरी है जिसको डेली लाइफ में यूज करते हो उसके प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। जैसे इंटीजर्स हमारे जो खास करके जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक चार्ट हम अभी आपको दिखाते हैं जिससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर जो है फर्दर कैसे बढ़ता है। रियल नंबर जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़ा एरिया नंबर सिस्टम का कवर करता है। इसके अंदर हम इसको 2 कैटेगरी में ब्रॉडली कैटेगरी करते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सब हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है गहराई में पढ़ाने की जरूरत है, ये सब चीज़ आपको क्लियर है। तब थोड़ा सा मैं बिल्डअप कर रहा हूँ आपका कंसेप्ट, ताकि अभी जो आगे मैं पढ़ूंगा उसको आपको क्लियरिटी हो, क्यों आगे क्या पढ़ना है उससे इससे क्लियर होगा आपका। अब रेशनल नंबर को आगे हम क्या करते हैं, देखो रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स सभी आ जाते हैं, तो एक तरफ हम क्या रखेंगे, इंटीजर्स रखेंगे, इस तरफ नॉन इंटीजर्स। अब ये नॉन इंटीजर्स क्या होगा, देखो इंटीजर्स में माइनस से लेके 0 से लेके पॉजिटिव सारे आ जाते हैं। नॉन इंटीजर्स में कौन आएगा भाई, ऑब्वियसली नॉन इंटीजर में फ्रैक्शंस आएंगे,
अब कहोगे सर फ्रैक्शंस, हाँ जो फ्रैक्शन को फिर डेसिमल में हम चेंज करेंगे उसको भी नंबर लाइन में हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर में आगे कैसे फर्दर तोड़ोगे, होल नंबर में 0 को आगे तोड़ोगे और नेचुरल नंबर, इसी नेचुरल नंबर को फर्दर तोड़ोगे तो ऑड आएगा, इवन आएगा, इसी में ऑड इवन मिलता है, इसी में कंपोजिट नंबर मिलता है, कंपोजिट नंबर मिलता है, इसी में प्राइम नंबर मिलता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है। फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी चेंज करते हैं, ये सब हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। इस डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या सर, सपोज करो 5/3 है, 5/3 को क्या लिख सकते हो डेसिमल में, इस तरह से डिवाइड करोगे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 से काटोगे 3, उसके बाद कितना आएगा 2, हो फिर 0 लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 होगा, उसके बाद 6 टाइम जाएगा 18 होगा, फिर 2 होगा, फिर 6 टाइम 0 यहाँ पे हो जाएगा, कोई पॉइंट है, फिर 6 टाइम, ये 6 आता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग 1.6 के ऊपर ये बार लगा देंगे, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे हम लोग दिखाते थे। अच्छा, ये 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि कट नहीं रहा। तो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे 5/2 ये कट जाएगा 2.5, यानी 5 के बाद अब आगे नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो 2.5 ये एक तरह से टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये वाला जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल दिखा। लेकिन इसमें भी दो चीज होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में होता है एक रिपीटिंग, तो ये जो अभी हमने देखा वो रिपीटिंग था, ठीक है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं होगा, जैसे 22/7 पाई का वैल्यू हमने आर्किमिडीज का दिया हुआ, पाई का वैल्यू 3.14 देखते हैं, एग्जैक्ट ये वैल्यू है, लेकिन यहाँ इसके आगे भी और वैल्यू है। जैसे 22/7 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करके देखो, 7/22 को अगर डिवाइड करोगे कंटिन्यूअसली तो क्या आएगा, 21, 1 पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट, फिर यहाँ 0, 1, 7, 3, 4, ठीक है, 28, 14, 6, 0, 4। तो देख रहे हो ये नंबर ना रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग तो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में रिपीटिंग भी नहीं, कहीं नंबर रिपीट हो रहा है, अलग ही अलग नंबर आ जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना हो, उसी को तो इरेशनल कहते हैं। इसलिए होना ये जरूरी है, क्योंकि देखो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, ये नॉन रिपीटिंग है, इसी को बोलते हैं कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि ये कभी कटेगा ही नहीं और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 को नहीं लिख सकते हो, तो ये इरेशनल आ जाता है। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें अब ध्यान से देखोगे तो इंटीजर्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, और डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंटीजर्स को, खास करके पॉजिटिव वाला, नॉन नेगेटिव वाला को तो भी करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है। सब्जी खरीदने जाते हो 10 केजी चाहिए, दूरी डिस्टेंस कवर करते हो तो 5 किलोमीटर जाते हो, ये 5 जो पॉजिटिव नंबर यूज करते हो। जैसे बोला गया हमने 5 घंटा पढ़ लिया, अरे भाई 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। इतना डिस्कस करने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि रियल नंबर कैसे पहचानोगे, रियल नंबर होता क्या है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, तो वास्तविक संख्या, यानी कि जो भी नंबर आप जानते हो, अगर उस नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखा पा रहे हो तो वो रियल नंबर है। भाई साहब कितना आसान है, कोई भी नंबर को अगर इस तरह का नंबर लाइन पे आप दिखा पा रहे हो तो वो रियल नंबर है, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, जितने भी आप जानते हो। इसके अलावा एक और इसमें है तरीका जानने का कि किसी भी इंटीजर्स को, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर स्क्वायर करते हो, उसका स्क्वायर कर, जैसे -5 इसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, यानी कि कितना आएगा ये 25,
यानी कि किसी भी रियल नंबर को पहचानना है तो उस नंबर का क्या करो, स्क्वायर करो। और उस नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो वो रियल नंबर है। ये दो तरीके से आप रियल नंबर को पहचान सकते हो। रियल नंबर का यही डिफिनेशन भी हो जाता। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। आइदर द सेकेंड वे ऑफ saying what is real number is that when you square any number it will always give positive integers या non negative integers you always find, that is called real number। तो ये दो तरीके हैं जिसको हम लोग रियल नंबर इसको बता सकते हैं कि वो रियल नंबर है कि नहीं। इसके साथ साथ इस लेक्चर में हम रियल नंबर को और डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं इंटीजर्स सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा, तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं भाई साहब, जो कि दो बेसिकली हैं, जिसमें एक को हटा दिया गया है सिलेबस से, एक को है। अगर जिनको भी उस पढ़ना है वो टॉपिक तो आप मुझसे कमेंट कर देना, उसके लिए अलग एक लेक्चर हम डाल देंगे। फिलहाल कौन से वो प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के, तो पहला ये है यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। अब यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ एक एल्गोरिथम है, एक कंसेप्ट है जिसमें इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज बताता है। उसमें हम जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल दूसरा जो इंटीजर्स का प्रॉपर्टी है वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो वो कार्ल फ्रेडरिच गॉस के द्वारा दिया गया था। 1801 में उन्होंने एक किताब में इसका जिक्र किया था जिसका नाम है डिस्क्विंटियंस अर्थमेटिक्स। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का जिक्र इसमें किया गया था। आखिर इस इंटीजर की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि इसका यूज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये आपने कभी बहुत बार फेस भी किया होगा। सपोज करो आपके पास एक 10 जो है रेड बॉल है और 50 ब्लू बॉल है। ऐसे रो में अरेंज करो कि कोई भी रो एक से ज्यादा कलर का ना हो, सारे रो में बराबर नंबर ऑफ बॉल्स हो और कोई भी रो में एक से ज्यादा कलर ना हो। तो कैसे अरेंज करोगे भाई साहब? ऐसे ऐसे सिचुएशन तो आप खुद से बना सकते हो। ऐसे सिचुएशंस आप आएंगे तो क्या करोगे? तो बोलोगे कि भाई साहब कैसे बनाए? ऐसा छोटा नंबर इससे ढूंढा, ऐसा छोटा नंबर ढूंढा जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम आपने देखा कि 10 ही ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करता है और 50 को भी डिवाइड कर देता है। यानी कि एक छोटा नंबर ढूंढना है, उस छोटा नंबर में सबसे बड़ा नंबर हो जो 10 को भी डिवाइड कर दे, 50 को भी डिवाइड कर दे। आपने कहा कि 10 वो सबसे बड़ा नंबर है, छोटा में से सबसे बड़ा नंबर है कि वो 10 को भी डिवाइड कर दे और 50 को भी डिवाइड कर दे। अगर हम 10 के ग्रुप में डाले, यानी कि 10 का रेड बॉल यहाँ डाले, 4 5 6 7 8 9 10 या 50, ये जो ब्लू बॉल है 10-10 का पेयर करके डाले, तो कोई भी ऐसा रो नहीं होगा जो कि रेड के अलावा और भी कोई दूसरा कलर हो। यानी एक ही कलर का सारे हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं लेकिन एक रो में एक ही कलर होना चाहिए। ये सर था। तो ये जो 10 निकाले हो, ये 10 क्या है भाई साहब? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही, इसलिए हमको एक प्रॉपर्टीज बनाना पड़ा जिसमें यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा जिसको बोलो, एल्गोरिथम को, तो उसको शुरू में लाया गया था बहुत पहले। तो इसी चीज को हम लोग HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी HCF को अगर साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहो तो जैसे सपोज करो कि दो इंटीजर्स हमने यहाँ दिया 50 और 30, तो HCF ये कहता है कि वो बड़ा नंबर जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। अब कैसे निकालोगे ये तो अभी प्रोसेस बताएंगे, पर वो बड़ा नंबर जो दोनों इंटीजर्स को डिवाइड कर दे। तो अब कौन सा नंबर लोगे भाई साहब? बताओ कौन सा लोगे? 5 ले लेंगे। पर तो ये है, हम बड़ा नंबर कह रहे हैं, वो सबसे छोटा को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। तो अब इसलिए 30 से तो छोटा होगा, ये 30 होगा या 30 से छोटा होगा? बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर, दोनों को डिवाइड कौन करेगा? इससे छोटा होगा या इसके सबसे छोटा वाला का बराबर हो सकता है? होगा 15 नहीं हो सकता है, 20 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 30 इसको नहीं डिवाइड करेगा। तो 10 वो नंबर हो जाएगा। ये 10 नंबर कैसे आया अभी हम बताते हैं।
फिलहाल आप सोचो कि 10 जो है 30 को भी डिवाइड कर रहा है, 10 50 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसी को एचसीएफ कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज उसी के लिए बनाया गया था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। पहला जो यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एल्गोरिथम जिसको कहते हैं, तो वो जो है एचसीएफ के पर्पज से उस यूक्लिड साहब ने उस एल्गोरिथम को बताया था कि कैसे जो है ये काम करता है, एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स का जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये बेसिकली पढ़ने से पहले दो चीज आपको बहुत जानना जरूरी है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दो टर्म आप अगर जानते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आसानी से आप समझ भी सकते हो। ठीक, नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आप पढ़े होंगे कि ऐसा नंबर, मान लो कि 5, जो एक से और खुद से यानी सेल्फ से डिविजिबल हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर ये कहता है कि 1 से, खुद से और इसके अलावा एक और नंबर से, इसके अलावा एक और नंबर, यानी एटलीस्ट 3 नंबर जो है इसको डिवाइड करें नंबर, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे ये दो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमको ये बताता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, यानी दुनिया का कोई कंपोजिट नंबर, ऐसे कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, हाँ 4 होगा, क्योंकि 4 का 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो 3 हो गया ना, कंपोजिट नंबर तो हो गया। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सके, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन से जो प्राइम नंबर निकालोगे ये बहुत यूनिक होगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या है। क्या बोल दिए सर, अब थोड़ा बताओ जरा। सपोज करो कि हमने एक नंबर लिया जो कंपोजिट नंबर हो, क्या लिया, 12, 12, इसका प्राइम नंबर क्या होगा, फैक्टर करो तो 12 का फैक्टर करोगे तो कितना होगा, ये होगा यानी कि 2 × 2 × 3, ये इसका फैक्टर हो गया, 12 का फैक्टर ये हो गया, यानी इसको पावर में इसको लिखोगे तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों यूनिक है, दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, यानी कि प्राइम के फॉर्म में इस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर देते हो और दोनों यूनिक है। अब इसको 3 को पहले लिखो या 2 को बाद में लिखो, 3 को पहले लिखो या 2 के बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएगा 12 ही। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है। गॉस के द्वारा दिया हुआ ये प्रॉपर्टीज इंटीजर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। रिलेटेड सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं जरा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज कहाँ पे है, क्यों हम ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कंपोजिट नंबर को तोड़ रहे हैं। देखो इसका तोड़ने का पीछे यही कारण है कि इसका एप्लीकेशन यही है, इसका सिद्धांत यही है कि इसको पढ़ने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हो। देखो यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा को अगर बात करें तो उसे सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते थे, इससे आप एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी निकाल सकते हो। चलो कुछ सवाल जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपको बताना है कि 4 का पावर n, 4 का पावर n एक नंबर है जिसमें n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब n नेचुरल नंबर का मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर 4 का पावर n और n नेचुरल नंबर है तो हमको बच्चे करके बताना है कि कोई ऐसा वैल्यू आएगा n के रखने पे, n का कुछ वैल्यू रखोगे तो कोई ऐसा इसका कैलकुलेशन में आएगा जिसका एंड जो है डिजिट 0 से हो। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल है कि कैसे पता करें, तो देखो
कुछ थ्योरम जो है आपके बुक से डिलीट कर दिया गया, उस थ्योरम में बहुत अच्छा समझाया गया है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला में बहुत अच्छा समझाया गया था। कोई चीज टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का गुणनफल है कि नहीं, 2 और 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। उसी तरीके से इस वाला सिचुएशन में 4 का पावर n का वो कोई वैल्यू अगर रखोगे भी तो क्या इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम करोगे तो 2 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। तो बोलो सर 2 तो आ जा रहा, 2 तो आ जाएगा, 4 को 2 2 लिख सकते हो, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अब करके देख लो, यहाँ 1 रखोगे तो 4 ही आएगा, 2 रखोगे तो 16 आएगा, 16 में 5 आता नहीं है, 16 चौका 64, यानी कि 4 का पावर क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 में 5 आएगा ही नहीं। यानी कि कभी भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 का गुणनफल आएगा ही नहीं, 2 5 इसके प्राइम में आएगा ही नहीं। इस कंपोजिट नंबर को तोड़ोगे तो कभी भी 2 5 के प्राइम में टूटेगा ही नहीं। पावर की बात हम नहीं कर रहे, 2 5 आना चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसा क्या है जो है, जो सपोज करो 60, तो 6 5, इसमें तो 2 आया ही नहीं। अरे बाबू 2 तो यहाँ छुपा हुआ है, इसको भी तोड़ोगे तो क्या आएगा, कर सकते हो इसको, यानी कि 2 3 5, 2 5 आ गया ना, यानी कि 0 आया, यानी कि 2 5 होना ही चाहिए। उसके प्राइम फैक्टर में 2 5 जब तक नहीं होगा तब तक वो नंबर के एंड में 0 नहीं आएगा। 5 होगा तो हमेशा याद रखना उसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा ही होगा, अगर 2 5 प्राइम फैक्टर में आ गया। अब करके देख लेना, ये प्रैक्टिकली है। तो इसमें कैसे करोगे, तो सबसे पहले लिखोगे कि 4n जो होता है एक नेचुरल नंबर को रखने पे n की जगह, वो कभी भी इसका प्राइम फैक्टर 2 के अलावा 5 नहीं आता है। और जैसे ही 5 नहीं आता है, अगर 5 नहीं आता है 2 आता है, तो कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, लेकिन ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ा है, लेकिन कभी हम लोगों ने एहसास ही नहीं किया कि एचसीएफ एलसीएम इसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके एक और भी नाम है। अच्छा, इससे सवाल पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, जैसे मान लो हमने 26 लिखा और 128 लिखा, बाई फाइंड करना है, मान लो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालोगे, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखो। हमको लगता है ये 2 ही बार में कट गया, अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा। 128 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, कितना आएगा 32 16 8 4 2। तो 28 को 128 को कैसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में, 6 7, 2 का पावर 7, ये 2 इंटू 13। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम साधारण भाषा में समझते हैं, किताब वाली भाषा नहीं समझता है, सीधे भाषा में अगर इसको ध्यान से समझे तो एचसीएफ का कहना यह है कि प्राइम हो और दोनों में हो और सबसे लोवेस्ट पावर का हो। दोनों में कॉमन कौन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है। तो एचसीएफ का कहना है कि दोनों में होना चाहिए पहला नंबर वो प्राइम नंबर, दूसरा सबसे लोवेस्ट जो पावर है वो होना चाहिए। तो लोवेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एचसीएफ हमारा हो जाएगा। एचसीएफ कहता है कि प्राइम हो, मैंने सब यूनिक प्राइम को लिख दो, जितने भी यूनिक प्राइम है, प्राइम यूनिक प्राइम नंबर हो, दोनों में किसी में भी हो उसको लिख दो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो लिख दिया 2। ये 13 है, इसमें 13 नहीं है, लेकिन यूनिक है ना, तो इसको भी लिख दो। और जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसका वो डाल दो। देखो इसमें 2 का 1 पावर है, इसमें 2 का पावर 7 है, तो 2 का पावर 7 वाला लिख लो। इसमें 13 का 1 पावर है, इसमें 13 तो है ही नहीं, तो 1 ही रहने दो। ये हमारा एलसीएम हो गया। 2 का पावर 7 करोगे तो कितना आएगा 128 और इंटू 30 कितना आएगा भाई 128 इंटू 13 कितना
1764 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरह से आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते समय एक दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आता है। अच्छा ये देखो, एक उदाहरण से बताते हैं। सपोज करो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 30। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 2 6 2 3, यानी कि 2 × 2 × 3। इसका करोगे तो कितना आएगा? 13 का करोगे तो 15 और 3/5 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 2 × 3 × 5। ये इसका प्राइम फैक्टर, ये इसका कंपोजिट का प्राइम फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो दोनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो। 2 दोनों में है, इसको अगर पावर में लिखे तो 2 का पावर 2 × 3। ये सारा प्राइम यूनिक है तो इस तरह से ही छोड़ देंगे। तो सबसे लोवेस्ट पावर किधर है? ये है, तो 2 का पावर 1 रहेगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी लिख दोगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 नहीं लिखोगे। कितना आ गया? 6। एलसीएम, एलसीएम की बात करोगे तो जो यूनिक हो तो 2 वाला उठा लोगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। हाईएस्ट पावर दोनों में एक ही एक है, एक रख लोगे। इसमें 5 है, इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसी का ले लोगे। होना चाहिए बस वो नंबर। ये कितना हो जाएगा? 4 × 12, 12 × 5 60, यानी कि एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ 6 हो गया। तो देखो ये जो दो इंटीजर है 12 और 30, इसको जब मल्टीप्लाई करते हो 12 × 30, ये हमेशा एचसीएफ और एलसीएम, यानी एलसीएम × एचसीएफ के बराबर ही आता है। करके देख लो। एलसीएम अभी हमने निकाला 6 8, ये ऑलरेडी यहाँ पर है। ये कितना आ जाएगा? 360। ऐसा करते हैं, ये भी बढ़ती है 36, 360 हो गया बराबर। तो ये आपस में इसका ये रिलेशन है। ये किसी इस एक के द्वारा नहीं दिया गया है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एंड एचसीएफ, इस दोनों के बीच का रिलेशन है। ये बहुत काम आता है। कैसे काम आता है? मान लो इंटीजर दे दे, एलसीएम एचसीएफ दे दे, दूसरा इंटीजर निकाल सकते हो। एचसीएफ दे दे, 2 इंटीजर दे दे, एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है और बड़ा अच्छा फायदेमंद होता है। इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसका एक रिलेशन निकाल लिया जो बहुत ही काम आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया है तुम्हारा एक्सरसाइज में ही कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। देखो अभी हमने कंपोजिट नंबर को बताया था। हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होता है। अगर ये वाला नंबर प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दोगे तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो क्या ये है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। क्या इसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हो? ट्राई करते हैं। चलो देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो देखते हैं कोई तरीका लगाओ। लो भाई 13 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, +1, 13 कॉमन हो गए। 13 दोनों में है तो 13 को हमने कॉमन लिया, तो बच क्या गया? ये वाला, ये पार्ट, इसकी जगह 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक करो, 77 + 1। इसको तो ऐड कर सकते हो, बोर्ड मास में तो ऐसा रूल है, ऐड कर सकते हो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78। ये मल्टीप्लाई में है, कितना है? 30। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया। 78 को क्या लिख सकते हो? 78 का फैक्टराइजेशन कर दो। 78 का फैक्टराइजेशन पहले 2 से करोगे, ये आएगा 39। 2 × 13, यानी कि 2 × 2 × 13 × 13, 2 का पावर 2 × 13 का पावर 2। अब ये प्राइम नंबर भी है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है। पावर कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया कंपोजिट नंबर कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पाए हैं। अभी हमने जस्ट इसका थ्योरम्स में पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा भी एक और सवाल हमारे पूछे जाते हैं। अब वो सवाल क्या है? एक फील्ड है, सर्कुलर पाथ में है, वहां पर सोनिया नाम की लड़की जो है 18 मिनट लेती है एक राउंड, एक चक्कर लगाने में लेती है। दूसरा एक रवि नाम का लड़का है जो कि 12 मिनट लेता है उसी सेम चक्कर को लगाने में। अब सवाल ये है कि बोथ अगर सेम समय पे शुरू किए हैं, एक जो है सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में,
और दूसरा जो नाम रब्बी हमने बताया था, रब्बी जो है ऑब्वियसली है 12 मिनट लेता है, ठीक है। 12 मिनट लेता है। अब सवाल ये है कि दोनों अगर सेम समय पे इस ग्राउंड को चक्कर लगा रहे हैं, मान लो एक ग्राउंड है, इसको चक्कर लगाया जा रहा है, मान लो दोनों एक समय में शुरू हुआ, कौन सा वो टाइम होगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे? क्योंकि देखो, पहला सपोज करो एक 18 मिनट में कर रहा, एक 12 मिनट में कर गया, यानी कि पहला जब 12 मिनट में शुरू किया था दोनों एक साथ, तो अगर ये कम समय लिया है तो ज्यादा तेज होगा, यानी रवि आगे होगा, सोनिया पीछे होगी। तो सवाल ये है कि 18 मिनट लिए तो ज्यादा पीछे होगी, तभी ना 18 मिनट लगा, स्लो होगी। सवाल ये है कि जब दोनों आगे पीछे हैं, यहां से सेम समय पे शुरू किए, सेम टाइम पे शुरू किए हैं, तो ये अगली बार कब मिलेंगे, कैसे निकालोगे? तो सेम चीज आता है कि अगला जो नंबर होना चाहिए, इस दोनों को डिवाइड करना चाहिए, एलसीएम, यानी कि इस दोनों का एलसीएम अगर निकाल दोगे तो एलसीएम में जो वैल्यू आएगा उसी टाइम में ये अगली बार मिलेंगे, अगली बार उसी टाइम पे मिलेंगे भाई साहब। 18 और 12 का एलसीएम, 18 का फैक्टराइजेशन करो, इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब ऐसा कौन सा 12 वाला कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम कैसे निकालोगे? इसमें 2 है, 3 भी है, हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, आ गया ये 4 9 36। 36वां मिनट पे, अब कहाँ होगा ये नहीं पता, लेकिन 36वां मिनट पे जो है दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये हो गया लगभग, ये चैप्टर खत्म हो गया फंडामेंटल थ्योरम, यानी इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक के, इरेशनल के बारे में, तो इरेशनल के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इरेशनल को हम अब तक पढ़ चुके थे कि इरेशनल को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, इरेशनल होता क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक चीज हम लोगों ने अभी तक नहीं डिस्कस किया था इरेशनल के बारे में, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये भी हम लोगों ने ग्राफ में बताया था। एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया था, वो है कि इरेशनल प्रूफ कैसे करे भाई साहब, इरेशनल कैसे प्रूफ करे? मान लो लिख दे √2 इरेशनल है, कैसे प्रूफ करोगे? ये अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था। तो ये जो रिविजिटिंग जो टॉपिक है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल के बारे में हमने पढ़ा था लेकिन उसको प्रूफ कभी नहीं किया था कि इरेशनल नंबर कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। इरेशनल क्या होता है क्लियर हो आप लोग? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, या q 0 हो जाए, ये सब चीज लिखा था। या तो नॉन टर्मिनेटिंग, यही क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। हमको नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट है। अब सवाल ये उठता है कि अब इरेशनल को कैसे प्रूफ करो? अच्छा, इरेशनल क्या होता है? 2 5 7 10, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। नंबर लाइन पे हमने बता दिया कैसे दिखाते हैं, स्टार्टिंग में अब चल जाना, वहां पे बताया हमने नंबर लाइन पे सबको कैसे दिखाते हैं, बहुत क्लियरली हमने पता किया था। चलो, इसको प्रूफ करने के लिए कि सपोज करो हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम बहुत ही काम में आता है, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो ये कहता है कि सपोज करो कि p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, देन डिवाइड्स a स्क्वायर, a स्क्वायर का किसी नंबर को डिवाइड करता है, यानी a स्क्वायर को p डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम 1.2 कहता है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड a। बहुत ही सिंपल है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देख लो, सपोज करो कि दो एक नंबर है, ये 4 का स्क्वायर को डिवाइड करता है,
या कह सकते हो कि 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि ये 4 होगा तो 2 को डिवाइड कर देगा। तो कह रहा है ये 2 को भी डिवाइड करेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकते हो। तो के लिए देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। आगे ये भी पढ़ेंगे कि इरेशनल से अगर कोई नंबर प्लस करते हैं, जीरो के अलावा इरेशनल नंबर से कोई भी नंबर हम प्लस कर, सपोज वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से कोई अगर रेशनल नंबर प्लस करते हो जीरो के अलावा, जीरो के अलावा, तो हमेशा जो प्रोडक्ट में इरेशनल नंबर भी आएगा। तो इसका कंसेप्ट, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करते हो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, तो हमेशा प्रोडक्ट में क्या आएगा, इरेशनल। शर्त क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आओ प्रूफ करते हैं। सपोज करो प्रूफ करना है मेरे को, √2 जो है इज इरेशनल। देखो किसी को प्रूफ करने के लिए कि वो इरेशनल है, तो पहले उसको मान लो कि वो रेशनल है। सपोज करो अगर हम मान ले कि कोई तुमसे बोल रहा है कि तुम नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, हमने वो प्रूफ करना है ना कि तुम नहीं पढ़ते हो, तुमने को कोई चीज दिया गया, तुम नहीं पढ़े हो, ये प्रूफ करना है। तो 1 मिनट के लिए हम मान लेंगे कि तुम पढ़े हो, और पढ़े हो तो फिर वो पढ़े हो तो सारा जवाब तुमको पता होना चाहिए। अब जैसे ही जो सवाल पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप पढ़े नहीं हो। उसी तरीके से √2 को इरेशनल, यानी पहले तो इसको क्या करेंगे, √2 को क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। जैसे ही इसको रेशनल नंबर मानोगे, तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और एक शर्त है कि ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, यानी pq जो है एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों एक के अलावा किसी से भी नहीं कटने चाहिए। रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है p/q, तो ये कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इस बात को हम मान लिए। चलो फिर क्या करते हैं, p को एक साथ कर, p को अलग करते हैं q से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2q इज इक्वल टू p। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। पूरा कर ही देते हैं आपको, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब q² इज इक्वल टू p²/2। p² को डिवाइड कर रहा है जब 2, तो p को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स p², then 2 also divides p। अभी हमने इस थ्योरम को पढ़ा था, यानी कि 2 का ही ये मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज किसी का मल्टीपल होता है तभी तो वो डिवाइड होता है। 2 also divides p, यानी कि p जो नंबर होगा, p हमेशा जो है 2 का ही मल्टीपल होगा। c कोई एक नंबर ले लोगे, कोई कांस्टेंट ले लोगे, हमेशा क्या होगा, इसका मल्टीपल ही p होगा। करेंगे इस p की जगह 2c रखेंगे। नाउ प्लेस ए वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल टू p² की जगह 2c रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4c²/2। अब आगे कैसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, चाहे यहाँ पे इसी तरह काट लो, 2 बार में कट गया, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी q²/2 इज इक्वल टू c²। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, q²/2, यानी q² को 2 काट रहा है। अगर q² को 2 काट रहा है तो q को भी 2 काटेगा। इसका मतलब ये थ्योरम में हमने पढ़ा था, q 2 से भी डिवाइड हो रहा है, p 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो हम मान के रखे थे कि p एंड q
हमेशा एक के अलावा किसी और से डिवाइड, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ कॉमन फैक्टर तो 2 आ गया, क्योंकि हमने माना ही गलत है इसीलिए ये गलत आ गया। रेशनल नंबर होता तो कभी भी ये 2 नहीं आता यहाँ पे, एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये हमने मान लिया ही गलत है, रेशनल नंबर मान लिया है इसलिए ये गलत आ गया। इरेशनल माने होते तो ये कभी हम सोचते भी नहीं। तो ये जो माना हुआ रेशनल नंबर है यही गलत है। जब ये इरेशनल है नहीं तो क्या हो जाएगा, √2 जो है, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। इसके अलावा सवाल और भी पूछे जाते हैं। सो सवाल और भी कैसे तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कहा जाएगा आपको शो करो कि 1/√5 जो है इरेशनल गिवन √5 इरेशनल है तो आपको प्रूफ करना है कि 1/√5 भी इरेशनल होगा। जैसे हमने बताया था इरेशनल के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, हमेशा वो इरेशनल ही हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट या पूरा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करोगे, मान लोगे कि 1/√5 को रेशनल है, तो रेशनल अगर होगा तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब कैसे भी करके √5 को एक तरफ कर दो, अभी 1/√5 है, 1√5 को एक तरफ कर दो, क्योंकि √5 ऑलरेडी हमने रेशनल माना है तो आसानी से बता सकते हो। तो इसको इस तरह से करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो q √5/p p/q अगर रेशनल नंबर है तो q/p भी रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ रेशनल दूसरी तरफ इरेशनल कैसे हो सकता है। तो ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो √5 क्या हो जाएगा, ये रेशनल है तो ये भी इक्वल टू में है तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन अब हमने क्या माना था, इरेशनल। ये तो उल्टा हो जा रहा है, उल्टा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 1/√5 को हमने रेशनल माना था, इसलिए p/q के बराबर किया था, इसलिए ये सब चीज करना पड़ा था। यानी कि मान ही हमारा गलत है, रेशनल नंबर जो माने थे इसीलिए गलत, मान ही गलत लिए थे, इसीलिए 1/√5 जो है ये इरेशनल होता है। तो याद रखना, कोई भी प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इरेशनल के साथ हो रहा है तो हमेशा जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी कंसेप्ट के साथ हमको नहीं लगता कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके एनसीईआरटी वाइज पूरा मैंने कवर कर दिया। अगले जो लेक्चर आएंगे वो आएंगे पॉलिनोमियल के ऊपर। बहुत ही अच्छा इंगेजिंग रहा ये लेक्चर और बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ समझाया और कोशिश किया कि चीज़ें आपको बोरिंग ना लगे, इसीलिए चीज़ें रिलेटेबल आपको बनाई कि कैसे क्या था कैसे नहीं था। कुछ चीज़ें 9th में आप पढ़ के आए हो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कोई कंसेप्ट जो है ऑलरेडी आप बिल्डअप करके आए हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल का चैप्टर इसके बाद आएगा, प्लेलिस्ट पे आप जरूर विजिट करें, एक बार और करूंगा। अगर आप कुछ जो टॉपिक्स डिलीटेड हो गए हैं, हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से सीबीएसई के, तो अगर वो उसका भी लेक्चर चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना। और बाकी इसमें और क्या आपको समझाने की जरूरत है, अगर आपको ऐसा कुछ सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे दे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।